तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने नाउन की वीडियो नहीं देखी है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, तो हमारे चैनल पर जाके नाउन की वीडियो को देख सकते हैं और फिगर ऑफ स्पीच भी वहां पे पूरा अपलोड किया गया है। तो जिन बच्चों ने फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो देख सकते हैं। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें कुछ ऐसे हम पॉइंट्स को जानने वाले हैं नाउन से रिलेटेड, कुछ ऐसे रूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि जैसे कि पहले की वीडियो में हमने बात किया था कि नाउन होता क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि अपनी आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलते हो तो आपके सामने वो जितनी भी चीजें नजर आती है, जितना भी ऑब्जेक्ट नजर आता है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें नाउन है। फिर नाउन के अंदर हमने बात किया था कि कुछ नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। तो उसमें हमने जाना था कि नाउन्स के अंदर हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ऐसे कुछ पार्ट्स हमने नाउन के डिस्कस किए थे। तो आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को कुछ क्वेश्चंस की सहायता से। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपको इससे भी ऊपर अपनी तैयारी रखनी है क्योंकि सीयूटी यूजी में इससे अलग हटके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ये जस्ट आउटकम है कि आपको नाउन से क्या सीखने को मिला, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए a noun that names group of people, animals और things are called dash noun, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दी गई है, चार ऑप्शन है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन या काउंटेबल नाउन। देखिए पूछा गया है कि वो कौन सा नाउन है जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। तो वो कौन सा नाउन है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो होगा नहीं। बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक थिंग को उसकी क्वालिटी बेसिस के आधार पे कोई नाम देते हैं तो वो मेरा प्रॉपर नाउन होता है। काउंटेबल नाउन के अंदर हम क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन के अंदर ऐसे वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट में तो हमारे भाव आ जाते हैं, ठीक है ना, हमारे फीलिंग्स आ जाती है हमारी, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ नाउन दैट नेम्स ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ किसी भी चीज का ग्रुप की अगर जब बात की जाएगी और पूछा जाएगा कि वो कौन सा नाउन है तो आपको कहना है कलेक्टिव नाउन। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट। अब इस सेंटेंस में हमें बताना है कि नाउन क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है। क्राउड है, मेन या ऑन या स्ट्रीट, ठीक है। अब इन चारों में ऑप्शन में आपको क्या लगता है कि द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट, इसमें कलेक्टिव नाउन क्या होगा। ऊपर हमने डेफिनेशन की बात करी, जब भी हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं तो मेरा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा, है ना, बहुत सारे लोगों का ग्रुप। तो इसमें बता सकते हो आप द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट, ठीक है। तो देखिए क्राउड की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्राउड क्या है, क्राउड मेरा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मेन नहीं होगा इसमें, ऑन मेरा प्रेपोजिशन है, स्ट्रीट माने गली। तो कलेक्टिव नाउन की बात करी थी तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्राउड आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू सीज अ फॉरेन एम्बेसी and its inhabitants flagrant disregarded for diplomatic neutrality, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपको कि नाउन कौन सा है, जैसे कि ऑप्शन सीज, इट्स, फ्लैग्रेंट या इनहेबिटेंट्स।
तो देखिए सबसे इजी वे है इसको फाइंड आउट करने का कि हमारा नाउन है क्या इसके अंदर। तो इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, ठीक है, निवासी। तो इसमें आपको इजीली वे में पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इनहेबिटेंट्स क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाउन डैश नाउन हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, दे रेफर टू इमोशन, आइडियाज और कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कौन सा नाउन है जिसके पास इमोशंस होते हैं, ठीक है, थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, ठीक है, और उसके पास फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बताओ ऐसा कौन सा नाउन है जिसके पास भाव होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती है, विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं। तो कौन सा नाउन है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो ऑप्शन दिया गया है कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो देखिए कॉमन नाउन की जब हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन वो होता है जिसके अंदर हम किसी एक को कॉमन नाम नेम देते हैं, तो वो मेरा कॉमन नाउन होता है, ठीक है। कंक्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन में से किसी एक ऐसे थिंग्स को उसकी क्वालिटी की बेसिस के आधार पे जब हम एक नाम देते हैं तो मेरा प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं जिनके पास अपनी फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म पूछा गया है तो ऑप्शन है चिल्ड्रन, चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस और चाइल्ड्स, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म ही चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बस एक आउटकम है कि आपको नाउन से क्या सीखने को मिला है। अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हो तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो एक स्टेटमेंट दे देगा और इस स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट रहेगी और आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें पूछ सकता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा नाउन उसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। और ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्लूरल फॉर्म कौन सा हो जाएगा चाइल्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को फिर से पूछा गया है कि बताना है आपको कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। देखिए नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। पब्लिक की बात करें तो ये भी आ जाएगा। ऑर्केस्ट्रा तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन किया जाएगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों का समूह होता है, पब्लिक में भी होता है, नेवी में भी होता है। तो ऑप्शन हमारा रह गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा सी जो हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें बताना था कि इस ऑप्शन में से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है, तो ये मेरा क्या है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। मटन इज ए, मटन, ठीक है। मटन इज ए और स्लैश एन, यानी कि इसमें हमें बताना है मटन क्या है, कौन सा नाउन है मटन। कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। जिस बच्चों को भी पता है कि मटन कौन सा नाउन है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फिलअप कर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया एक तरीके से। चलो मूव ऑन करते हैं। विच वर्ड बिलो इज अ सिंगुलर नाउन। इसमें हमें बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर प्लरल आपने पढ़ा ही होगा, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है, और प्लरल होता है हमारा बहुवचन। इसका अर्थ होता है हमारा बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर प्लरल, ठीक है ना। एक वचन की जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर, और बहुवचन बहुत सारे,
इसका मतलब एक सिंगल पीस, और इसका मतलब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है डॉग्स, किटीज, डैक्स और नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सबसे सिंपल आंसर क्या होगा। डॉग्स की अगर हम बात करें तो एस इंक्लूड हो गया, यानी कि ये प्लरल में आ गया, किटीज भी प्लरल हो गया, डेक्स हमारा क्या है, एक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच वर्ड ऑफ द बिलो इज अ सिंगुलर नाउन, तो आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, विच इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन की बात करें तो जॉन, मैरी, आइसक्रीम और जुलाई। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है। देखिए प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं कि जब भी हम किसी एक चीज को स्पेसिफिक नेम देते हैं तो वो मेरा प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। जॉन को हमने नाम दे दिया, जॉन एक नाम हो गया तो प्रॉपर नाम जॉन हो गया। मैरी भी एक नेम हो गया, ठीक है। जुलाई भी, देखो 12 महीने होते हैं हमारे, ठीक है। 12 महीने में से हमने एक महीने को जुलाई का नाम दे दिया, ठीक है। अब बचा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम के पास क्या है, आइसक्रीम मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमसे प्रॉपर नाउन नहीं पूछा है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। ये कॉमन में आप इसको कंसीडर कर सकती हो। प्रॉपर क्या हो जाता, अगर इसके अंदर मैं कहता कि भाई वेनिला हो गया, ठीक है ना, या यहाँ पे ऑप्शन में दे देता बटर स्कॉच, ठीक है, चॉकलेट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर वो यहाँ पे इन तीनों में से कोई ऑप्शन दे देता, ठीक है, तो वो मेरा प्रॉपर नाउन में कंसीडर होता, लेकिन ये तीनों ही नहीं है, ये तीनों प्रॉपर नाउन है और आइसक्रीम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विच इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, नोट की बात करा है तो हमारा आइसक्रीम इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आइसक्रीम हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इसका लेवल बहुत इजी है और आपके एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तैयारी और अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इन ग्रामर नाउन्स कैन बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस दैट इंडिकेट्स देयर रोल्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। Here are some common cases and their explanation, ठीक है। तो हमारी इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स है जो कि हमारे सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नॉमिनेटिव किसी नेम का, ठीक है। तो क्या होता है नॉमिनेटिव केस में, तो दिस इज द केस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट टाइपिकली इंडिकेट्स द डोर ऑफ द एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो रिलेशन होता है, सेंटेंस का रिलेशन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जैसे इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये हमारी इंग्लिश की गाड़ी हो गई, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश की गाड़ी हो गई, ठीक है। और इसमें मान के चलो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा यहाँ पे इंजन हो गया, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजन, ठीक है। तो एक इंग्लिश की जो गाड़ी होती है सेंटेंस की, तो इस पे डिपेंड करती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड होता है। तो अभी हमें बताना है कि कोई सा भी सेंटेंस उसमें नॉमिनेटिव केस क्या होता है नाउन का, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, शी इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, हियर शी इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, यानी कि इस सेंटेंस में मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव मतलब नाउन कौन सा है, कौन सा केस इसमें यूज हो रहा है। तो आपको पता होगा सब्जेक्ट कौन से होते हैं, शी, ही, आई, वी, दे, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्ट होता है सारा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, शी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बताया गया है, हियर शी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में सी क्या है, सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस होता है। कुछ क्वेश्चंस दे देगा एग्जाम में, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा नाउन का कौन सा केस यूज हो रहा है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिल जाएंगे। सेकेंड है हमारा जेनिटिव केस, तो इसमें क्या होता है, दिस केस शो पोजेशन और अ रिलेशनशिप बिटवीन
nouns, it's often indicated by using an apostrophe, ठीक है, और just an apostrophe, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो सेंटेंस होता है उसका रिलेशन बताया जाता है, ठीक है, उसके पोजीशन की बात की जाती है, ठीक है ना। और सेंटेंस को बताने के लिए इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, या सिर्फ सिंगल एपोस्ट्रोफी भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि द डॉग्स बोर्न, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है ना। तो ऐसे अगर सेंटेंसेस आते हैं और आपसे पूछा जाता है, कोई भी एरर अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको बताना है कि ये कौन सा केस हो जाएगा, ये मेरा जेनिटिव केस हो जाएगा, ठीक है। द डॉग्स बोन, यानी कि जो बोन है वो किसकी है, डॉग्स की, ठीक है। देखो द बोन बिलोंग्स टू द डॉग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेनिटिव केस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा एक्यूसलेटिव, थर्ड है एक्यूसलेटिव। इसमें क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, ठीक है। पिछले में हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो सब्जेक्ट शी, ऑब्जेक्ट कोई सा भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे शी किक्ड द बॉल, तो यहाँ पे बॉल क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द एक्शन ऑफ किकिंग, ठीक है। तो किकिंग का जो एक्शन हो रहा है वो किस पे यूज हो रहा है, वो बॉल पे यूज हो रहा है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, एक्यूजेटिव केस हमारा हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस में क्या होता है, दिस इंडिकेट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द रेसिपिटेंट ऑफ द एक्शन, ठीक है। शी गेव हिम अ बुक, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, शी गेव हिम अ बुक, तो हिम जो हो जाएगा हमारा, ये मेरा डेटिव केस में आ जाएगा। हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द बुक्स। इसमें देखो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष एक तरीके से, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रिलेशन जो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो शी गेव हिम अ बुक, उसने किसको बुक दिया है, शी गेव हिम अ बुक, तो ये मेरा डेटिव केस हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये याद रखना है कि भाई डेटिव केस में क्या होता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, ठीक है। नॉमिनेटिव में हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो डेटिव केस में हम किसकी बात करते हैं, हम उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ। नेक्स्ट है हमारा एबलेटिव केस। तो इस केसेस में क्या होता है, दिस केस इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम अ प्लेस, मीन्स और सेपरेशन। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में ये भी इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करता है, किसी मूवमेंट को करता है, ठीक है, और किसी प्लेस को, ठीक है, किसी एक प्लेस से कोई मूवमेंट हो रही है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है ना, और सेपरेशन की बातों को दर्शाता है। ही वॉक्ड फ्रॉम द पार्क, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉक्ड फ्रॉम द पार्क, तो वो क्या कर रहा है, ये पार्क में, तो फ्रॉम द पार्क, यहां से फ्रॉम द पार्क इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो पार्क जो इसका फ्रॉम द पार्क क्या है, फ्रॉम द पार्क क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है द सोर्स ऑफ मूवमेंट का, ठीक है। जो मूवमेंट वो कर रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पार्क उसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा एबलेटिव केस। तो ऐसे कुछ 5 केसेस थे नाउन्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक और है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वोकैटिव केस में क्या होता है। देखो वोकैटिव केस में क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू डायरेक्टली एड्रेस समवन और समथिंग। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली किसी को भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली किसी को भी एड्रेस करते हैं, जैसे जॉन, जॉन कुड यू पास द सॉल्ट, ठीक है, जॉन कुड यू पास द सॉल्ट, तो यहाँ पे जो जॉन हो जाएगा, ठीक है ना, जॉन इज बीइंग डायरेक्टली एड्रेस्ड। तो हमने क्या करा, हमने सीधा जॉन से हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि जॉन कुड यू पास द सॉल्ट, तो जॉन मेरा क्या हो जाएगा, वोकैटिव केस हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट केस अगला है, इंस्ट्रूमेंट केस, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल केस में क्या होता है, दिस केस इज ऑफन यूज्ड टू शो द मीन्स बाय विच समथिंग इज डन, ठीक है। जैसे शी पेंटेड द वॉल विद अ ब्रश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो वॉल पे जो पेंट कर रही है वो किसके साथ कर रही है, ठीक है, तो विद द ब्रश। तो हमारा विद अ ब्रश इंडिकेट कर रहा है द टूल यूज्ड फॉर पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग के लिए जो टूल यूज किया गया है उसको हमारा कौन इंडिकेट करके दिखा रहा है, तो हो जाएगा हमारा विद अ ब्रश, यानी कि ये हमारा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक आता है हमारा लोकेटिव केस में क्या होता है, किसी लोकेशन की बात की जाती है, जैसे दिस केस इज यूज्ड टू शो लोकेशन और प्लेस, ठीक है, टू शो लोकेशन और प्लेस।
तो जब भी हम लोकेशन और प्लेस की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा केस हो जाता है, ये हमारा हो जाता है लोकेटिव केस। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं, द पार्टी इज एट द बीच। सो यहाँ पे जो बीच है, ठीक है, एट द बीच, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लोकेशन ऑफ द पार्टी को। तो बीच किसको लोकेट कर रहा है, लोकेशन ऑफ द पार्टी को। ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउन्स के कुछ केसेस थे जो कि हमें बहुत अच्छे से थोड़ा समझ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको जितने भी केसेस थे बहुत ही इजी तरीका था और इजी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक इंग्लिश का कवर अप करेंगे सीयूटी यूजी के लिए। ठीक है, यूजी कोर्सेज के लिए, सीयूटी यूजी कोर्सेज के लिए। तब तक के लिए आप सभी अपना भी ध्यान रखें और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको सारी चीजें इजी लगेगी। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, रेगुलर टच में नहीं रहोगे, तो आपको लगेगा कि इंग्लिश बहुत भारी सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जुड़े रहिए और रेगुलर टच में रहिए हमारे चैनल के साथ। जितनी भी वीडियोस होती है, अब कोशिश यही रहेगी कि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि एग्जाम में बस अब बहुत ही कम समय रह गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।